तो ये आज की जो हमारी ये क्लास है, मैंने कल आप लोगों को प्रोवाइड भी कराया था इसका प्लेलिस्ट यूनिट नंबर 3 का। उसमें कुछ वीडियोस हैं जिसमें मैंने जिक्र किया है सामाजिक संरचना को लेकर, संस्कृति को लेकर, है ना। और आज एक बार फिर आप लोगों से मैं डिस्कस करने चल रहा हूँ यूनिट नंबर 3 पर कि मौलिक अवधारणाएं और संस्थाएं किस तरीके से एमपी सेट में जो है पूछी जा सकती है। ये सिलेबस आप देख रहे हैं समाजशास्त्र का एमपी सेट में, क्योंकि समाजशास्त्र का ही एमएसडब्ल्यू के स्टूडेंट और जो बेसिकली साइकोलॉजी से जिन लोगों ने एमए वगैरह कर रखा है उनके लिए भी ये इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि सिलेबस यही आपको पढ़ के जाना है। यहाँ से आप लोगों से क्वेश्चन परीक्षा में पूछ रहे हैं। कोई भी डाउट अगर आप लोगों के मन में बनेगा तो आप लोग ज़रूर पूछ लीजिएगा मुझसे। हालांकि मैं क्लास को स्टार्ट कर रहा हूँ, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग ये पीडीएफ अभी क्लास समाप्त होने के बाद आपके पास पहुँच जाएगी, है ना। तो सामाजिक संरचना, देखिए मैं आपको बता दूं, समाजशास्त्र के पहली बार हर्बर्ट स्पेंसर ने सामाजिक संरचना शब्द का अपनी एक पुस्तक थी उनकी प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी सन 1885 में, और इस किताब में हर्बर्ट स्पेंसर महोदय ने सामाजिक संरचना के बारे में बताया था। तो विभिन्न इकाई, समूह, संस्था, सामाजिक संबंध से निर्मित एक प्रतिमान और क्रमबद्ध ढांचा होता है, ठीक है। सामाजिक संरचना की इकाई व्यक्ति को मानी जाती है। समाज की संरचना की इकाई किसको मानी जाती है? समाज की संरचना की इकाई तो व्यक्ति को मानी जाती है। किसको मानी जाती है? व्यक्ति को मानी जाती है, ठीक है। अब यही सामाजिक संरचना का तात्पर्य ये बताता है, कहता है कि एक व्यवस्था से, ठीक है, एक व्यवस्था से जहां समाजशास्त्र में सामाजिक संरचना को मतलब यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि सामाजिक संरचना का जो आशय बनता है वो एक व्यवस्था से बनता है, और एक व्यवस्था का कॉन्सेप्ट प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी 1885 में हर्बर्ट स्पेंसर ने दिया था। इसलिए कहीं कहीं ये भी कहा जाता है कि सामाजिक संरचना के जनक के रूप में हर्बर्ट स्पेंसर का नाम लिया भी जाता है। ब्रिटिश मानवशास्त्रीय फ्रायड नडेल का नाम अपने विशिष्ट संरचनावादी सिद्धांत से मानव शास्त्र और समाजशास्त्र दोनों पर अत्यधिक प्रभाव डाला है। तो फेडरिक समाजशास्त्र और मानव शास्त्र दोनों पर बात किया है फेडरिक ने, लेकिन हर्बर्ट स्पेंसर ने केवल समाजशास्त्र पर बात किया है जिसमें सामाजिक संरचना आती है, ठीक है। तो लेकिन स्पेंसर संरचना की बहुत स्पष्ट नहीं कर पाए। सामाजिक संरचना शब्द को लेकर विभिन्न मतभेद रहा, विभिन्न विद्वानों में मतभेद रहा, लेकिन लगभग सभी इस बात से सहमत थे कि सामाजिक संरचना का तात्पर्य होता है सामाजिक निरंतरता तथा पुनरावृत्ति या समाज की व्यवस्था भी। तो समाज की व्यवस्था में अगर अर्थ पूछेगा तो आप हर्बर्ट स्पेंसर का नाम दे भी सकते हैं, ठीक है, अगर आता है एग्जाम में तो प्रारंभिक रूप से स्ट्रक्चर शब्द अंग्रेजी भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है भवन की संरचना या बनावट। 16वीं शताब्दी तक इसका अर्थ बदल गया। इसे किसी वस्तु के विभिन्न घटकों के बीच में परस्पर संबंधों के संदर्भ में किया गया, है ना। तो पहले तो जो स्ट्रक्चर है उसका अर्थ था भवन की संरचना से, फिर 16वीं शताब्दी में आया तो वहाँ पर बताया गया कि किसी वस्तु के विभिन्न कंपोनेंट से, और वो कंपोनेंट जो परस्पर संबंधित हों, जो एक दूसरे पर क्या हो, संबंध में रख रहे हो, या जो एक दूसरे के संपर्क में हो, इस तरीके से चीज़ें जो कहलाती हैं वो संरचना कहलाती हैं, है ना, वो संरचनाएं होती हैं। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? बताइए। सोनल, सविता, आवाज क्लियर है? जी सर। देखो, अब आपके अगर परीक्षा में सवाल बनता भी है ना, तो बनाने का तरीका ये होता है कि जो सामाजिक संरचना है, ठीक है, जो समाज की संरचना है, जो किताब लिखी गई है प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी हर्बर्ट स्पेंसर की, वो किताब का मीनिंग किस अर्थ में दर्शाता है। एक ऑप्शन रहेगा आपका एक भवन के रूप में, एक ऑप्शन रहेगा पारस्परिक संबंध के रूप में, एक ऑप्शन रहेगा आप लोगों का एक व्यवस्था के रूप में, और एक ऑप्शन रहेगा आपका ये सभी। तो जवाब क्या बताओगे आप? हर्बर्ट स्पेंसर में प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी की पुस्तक का मीनिंग का अर्थ बताओगे तो क्या बताओगे, जहाँ सामाजिक संरचना के बारे में बताया गया है? 4 ऑप्शन दिया था मैंने, बताओ।
अरे कुछ तो बोलो। सामाजिक व्यवस्था होगा मैडम। क्या होगा? सामाजिक व्यवस्था होगा। ठीक है। बिजी तो नहीं हो आप लोग सुबह सुबह? बताओ सोनल, सविता, नहीं सर। मृदुला। चलो ठीक है, पता चल नहीं गया सर। आप लोग, मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोग किसी और काम में भी बिजी हो, है ना? बिजी मत रहिएगा, थोड़ा सा 1 घंटे केवल फोकस करिएगा, ठीक है? तो देखिए सामाजिक संरचना में क्या बात कही जा रही है, जरा ध्यान सुनिएगा। जिस प्रकार से हमारे शरीर की संरचना होती है, जो कि हमारे शरीर के अंग जैसे कि हाथ, पैर, पेट, टांग, कान इत्यादि से मिलकर बनती है, ठीक उसी प्रकार से कहा गया कि सामाजिक संरचना का मतलब होता है समाज की इकाइयों की क्रमबद्धता से। अब समाज की इकाई में, जैसे मैंने कहा, समाज की इकाई क्या होता है? व्यक्ति होता है ना? समाज की इकाई के रूप में मैंने अभी आप लोगों को बताया भी ना कि व्यक्ति के रूप में रिप्रेजेंट किया गया, ठीक है? तो यहाँ आप ये भी कह सकते हो कि समाज की इकाइयाँ और भी है। जैसे अगर हम बात करें, समिति हो गई, संस्था हो गया, परिवार हो गया, सामाजिक प्रतिमान हो गए, है ना, इत्यादि की क्रमबद्धता में सामाजिक संरचना को कहा जाता है। तो ये भी सवाल बनता है, हालांकि समाज की अगर पूछा भी गया है अभी तक सवाल में कि समाज का जो इकाई है वो क्या है, तो परिवार ऑप्शन में आया हुआ है अभी तक, है ना? अभी तक ऑप्शन में परिवार आया है। तो आप लोगों को परिवार ही मिलेगा, ना कि सामाजिक प्रतिमान मिलेगा, ना ही संस्था, ना ही समिति, ना ही समूह मिलेगा। ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है ना? परिवार ही आएगा। यहाँ से आपका 1 नंबर का सवाल कवर होता है, क्योंकि एमपी सेट में ऐसे ही सवाल आपके प्रश्न आ सकते हैं। समाज की इकाई कौन है, तो परिवार का नाम आप वहाँ पर प्रस्तुत कर देंगे, ठीक है? स्पष्ट है कि संरचना शब्द का आशय इकाइयों की क्रमबद्धता से है। मतलब जो भी क्रिया होती है बेसिकली वो सीक्वेंस बाई चीज़ों को रिलेट कराता है, ठीक है? क्रमबद्धता से है। इकाइयों का ऐसा प्रतिमानित संबंध जो अपेक्षाकृत स्थिर होता है, वही बेसिकली संरचना कहलाता है, ठीक है? हम हमारे चारों ओर की वस्तुओं की संरचना की भली भांति समझ सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आप एक मकान की संरचना ले लीजिए, जिसकी संरचना ईंट, चूना, सीमेंट इत्यादि चीज़ों से क्रमबद्धता से बनी होती है, ठीक है? अगर मकान, ये मकान लिखा हुआ है, मकान में से ईंट, चूना, सीमेंट इत्यादि को अलग अलग कर दिया जाए तो मकान की संरचना क्या हो जाएगी? नष्ट हो जाएगी, है ना? तो दुर्खिम ने भी इसी तरीके से सामाजिक तथ्यों के कुल योग को सामाजिक संरचना कह दिया, कुल तथ्यों के योग के बोल दिया। सामाजिक तथ्य जितने हैं उन सभी तथ्यों का मिला दिया जाए क्रमबद्धता से भी, तो उन्हीं योग को सामाजिक संरचना कहा जाएगा। ये दुर्खिम सवाल उनके में आता है, सामाजिक तथ्यों का प्रतिमान किस विद्वान के द्वारा दिया गया है? तो सामाजिक तथ्यों का प्रतिमान ये पेपर में आ भी चुका है कई बार, तो वह दुर्खिम का नाम आता है, और वो सवाल यहीं से आता है, वो एग्जाम में जो सवाल आता है वो यहीं से आता है, ठीक है? मृदुला, समझ में आ रहा है? जी सर। अब देखो थोड़ा सा परिभाषा, है ना, कीवर्ड्स बताऊंगा, सॉरी, है ना? अब थोड़ी सी परिभाषा देखेंगे हम लोग, और इन परिभाषाओं को रिपीट करेंगे कि किस तरीके से चीज़ें देखने को मिल सकती है। एक विद्वान का नाम आता है रेडक्लिफ ब्राउन का नाम। रेडक्लिफ ब्राउन ने, मैं आपको बता दूं सिंपल शब्दों में इनका एक परिभाषा आती है कि सामाजिक संरचना संस्था के द्वारा परिभाषित और नियमित संबंधों में लगे हुए जो व्यक्ति हैं उन व्यक्तियों की क्रमबद्धता से होता है। हालांकि यहां पर इन्होंने कहा है सामाजिक संरचना के अंग मनुष्य ही है, स्वयं संरचना, ठीक है, संस्था द्वारा परिभाषित और नियमित संबंधों में लगे हुए व्यक्तियों की एक क्रमबद्धता है। अच्छा, वही परिभाषा है, अपने शब्दों में याद करना है। तो इस तरीके से याद कर सकते हो, सामाजिक संरचना संस्था के द्वारा परिभाषित होती है, नियमित संबंधों में लगी होती है और व्यक्तियों की एक क्रमबद्धता को दर्शाती है। और व्यक्तियों की एक क्रमबद्धता ही यहाँ पर कीवर्ड है जिससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि रेडक्लिफ ब्राउन की यह परिभाषा, ठीक है? तो ये है, बाकी यहाँ पर इसी चीज़ को आप याद रखें, रेडक्लिफ ब्राउन। टालकाट पार्सन्स का नाम भी परीक्षा में इंपॉर्टेंट बन जाता है। टालकाट पार्सन्स ने कहा है कि सामाजिक संरचना परस्पर संबंधित संस्था, एजेंसी, सामाजिक प्रतिमान तथा साथ ही समूह के प्रत्येक सदस्य द्वारा ग्रहण किए गए जो पद हैं, जो कार्य, उन कार्यों और पदों की विशिष्ट क्रमबद्धता। देखिए यहाँ पे पद और कार्य की विशिष्ट जो है क्रमबद्धता है। इन कीवर्ड को आप ध्यान रखें, क्योंकि रट्टा मारने से कोई फायदा नहीं होने वाला है। जब आपको पद का नाम याद आए, कार्यों की विशिष्ट क्रमबद्धता आए, तो टालकाट पार्सन्स का नाम लगाइए। जब आप लोगों से पूछा जाए
ब्राउन के बारे में, तो व्यक्तियों की एक क्रमबद्धता याद रखिए। यहाँ देखो व्यक्ति नहीं लिखा हुआ, यहाँ पद लिखा हुआ है, पोजीशन, फंक्शन मतलब कार्य, उनको रखा गया है, तो वो टालकाट पार्सन्स बन जाता है ना। विचार बेसिकली इन्हीं शब्दों को प्रस्तुत करता है, ठीक है। उसके बाद कार्ल मैनहीम का नाम यहाँ आपको क्लियर है। सामाजिक संरचना परस्पर संस्था, एजेंसी, सामाजिक प्रतिमान तथा साथ ही प्रत्येक सदस्य के द्वारा ग्रहण किए गए जो पद हैं, जो कार्य है, उनकी विशिष्ट क्रमबद्धता को कहा जाता है टालकाट पार्सन्स के द्वारा सामाजिक संरचना। एक नाम आता है कार्ल मैनहीम का नाम। देखिए कार्ल मैनहीम साफ शब्दों में ये बात कहते हैं कि सामाजिक संरचना शक्तियों के ताने बाने, ताने बाने का मतलब होता है नेटवर्क, ठीक है, ठीक है। ताने बाने मतलब जाल, ताने बाने को कहते हैं जिसके परिणाम स्वरूप या फल स्वरूप अवलोकन तथा सोचने होगा, ये सोचने विचारने के तरीके या ढंग विकसित होते हैं। मेरे कहने का मतलब सिंपल है यहाँ पे कि सामाजिक संरचना अंतः क्रियात्मक बातें होती हैं। जब भी शक्तियों के ताने बाने की बात होती है ना, तो अंतः क्रिया उसमें इन्वॉल्व होता है। जब अंतः क्रिया सामाजिक शक्तियों का जाल है जिससे अवलोकन और चिंतन, अवलोकन का मतलब क्या हो गया आपका, सिंपल सी बात है, देख कर अवलोकन करना, ऑब्जर्व करना, और चिंतन का मतलब तर्क करके बातों को रिप्रेजेंट करना। उन्हीं अवलोकन और चिंतन की जो विभिन्न प्रणालियों को जन्म देता है वो कहलाता है सामाजिक संरचना। तो यहाँ कीवर्ड क्या बनेगा, यहाँ बनेगा आप लोगों के लिए अवलोकन तथा सोचने विचारने या चिंतन करना, ये बनेगा कीवर्ड, है ना। कार्ल मैनहीम का भी आपने इस तरीके से आपने देखा कि व्यक्तियों की क्रमबद्धता को रेडक्लिफ ब्राउन बताता है, और उन्हीं प्रत्येक व्यक्तियों को अगर कहा जाए पद और कार्य की विशेष क्रमबद्धता तो टालकाट पार्सन्स बताता है, और यदि कहा जाए कि अंतःक्रिया के माध्यम से अवलोकन और चिंतन करने के तरीके को बताता है तो ये कार्ल मैनहीम बताता है। बात स्पष्ट हो रही है, बताइए। जी सर। हाँ, आगे अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे एक नाम हर्बर्ट स्पेंसर की है। हर्बर्ट स्पेंसर के द्वारा मैंने अभी शुरुआत में बताया था एक व्यवस्था के रूप में, इसका नाम एक व्यवस्था में काफ़ी ज़्यादा फेमस माना जाता है। इनकी किताब प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी सन 1885 की किताब है। ये भी परीक्षा में कभी कभी पूछी जाती है, कभी कभी क्या एग्जाम में के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर समाजशास्त्र आपका सब्जेक्ट है तो उसमें इंपॉर्टेंट ही है। तो हर्बर्ट स्पेंसर ने कहा कि सामाजिक संरचना को भूमिका के उन परिचित प्रतिमानों के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो कि मुख्य रूप से समाज कार्य और क्रिया की पूर्ति के लिए संगठित होती है। तो समाज कार्य या क्रिया के पूर्ति के लिए मतलब कोई कार्य या कोई एक्शन कर रहे हैं उनके संदर्भ में, या सोशल वर्क के संबंध में कोई कार्य संगठित है तो वो कहलाता है कि ये सामाजिक संरचना है। समाज कार्य के लिए अगर कोई काम आप कर रहे हैं संगठित तरीके से, व्यवस्थित तरीके से, तो सामाजिक संरचना है। कोई आप क्रिया कर रहे हैं, प्रोसेस कुछ कर रहे हैं, उस प्रोसेस के लिए ना बहुत सारे रिसोर्सेज की आवश्यकता होती है, तो कहा गया उसी क्रिया की पूर्ति के लिए अगर कोई संगठन कर रहे हैं तो भी वो एक प्रकार की समाज की संरचना है, ठीक है। तो ये हर्बर्ट स्पेंसर महोदय के द्वारा चीज़ें जो है देखने को मिलती है, ठीक है। देखिए ये विद्वान का नाम आ रहा है यहाँ पे, जॉनसन का नाम हटा दीजिए, इतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये नडेल का नाम बड़ा इंपॉर्टेंट है। जानते हैं ये कहाँ के रहने वाले हैं? फ्रेडरिक नडेल, बता सकते हो? कोई भी स्टूडेंट बताए ये कहाँ के रहने वाला विद्वान है? काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सन है ये आपके एमपी सेट में, बताइए। मृदुला पता है? हाँ सर, मैंने से पढ़ा था एपी में, भी याद नहीं आ रहा। यूएस याद नहीं आ रहा, चलो फिर याद कर ले। ये मानव शास्त्री है, ये हाँ ब्रिटिश मानव शास्त्री है। मैं आपको बता दूं कि एक बार परीक्षा में सवाल आया भी था, और ये सवाल बनाया गया था वहाँ पे कि विशिष्ट संरचनावादी सिद्धांत देने वाले समाजशास्त्री नडेल कहाँ से संबंधित है, ये सवाल आया हुआ था। ऑप्शन में यूएसए था, ब्रिटेन था, फ्रांस था और रूस था। तो ब्रिटेन होगा, ब्रिटिश मीन्स ब्रिटेन, नहीं ये ऑप्शन आपका फिर वहाँ पे सही गया था, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखना है, एक सवाल ऐसे भी बन जाता है।
अच्छा बताइए जरा, समाजशास्त्र में सामाजिक संरचना का सर्वप्रथम प्रयोग करने वाला समाजशास्त्री था कौन? सर्वप्रथम पार्सन्स, नडेल, हर्बर्ट स्पेंसर या मजुमदार? नाम बताओ भाई सर्वप्रथम। सर नडेल। अरे नहीं, हर्बर्ट स्पेंसर था, हर्बर्ट स्पेंसर था, है ना, हर्बर्ट स्पेंसर था। ठीक है, अब हर्बर्ट स्पेंसर सामाजिक संरचना में एक व्यवस्था का नाम बताया था। 1885 में उसकी किताब आई प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी, बहुत फेमस रही। तो फ्रेडरिक नडेल ने कहा कि सामाजिक संरचना के अध्ययन में हम समग्र और संपूर्ण वस्तुएं के अंतर्गत विभिन्न अंगों के अंतः संबंधों या क्रमबद्धता का अध्ययन करते हैं। अब देखिए, इसने कहा कि विभिन्न अंगों, ठीक है, के अंतः संबंधों या क्रमबद्धता का अध्ययन करते हैं, तो वह कहलाता है सामाजिक संरचना, है ना। और मैं बता दूं, ये समाजशास्त्र और मानव शास्त्र दोनों पर अत्यधिक प्रभाव डाला है नडेल, दोनों पर। ठीक है, तो ये थी सामाजिक संरचना की कुछ परिभाषाएं। मेकाइबर पेज का भी, मेकाइबर पेज की परिभाषा बहुत आसान है। इसमें देखिए, इनकी परिभाषा में ना बेसिकली संबंधों का जाल होगा, या एक प्रकार से संबंध को रिलेट कराएगा जॉइंट के रूप में, संयुक्त के रूप में, है ना। तो वो भी एक प्रकार के प्रतिमान जो माने जाते हैं कि ये परिभाषा मेकाइबर पेज का। मैं तो इसके में केवल एक ही शब्द याद रखता हूँ, वो शब्द होता है मुझे याद, संबंध। और इनकी जब भी नाम आता है ऑप्शन में ना, तो पहले तो मैं इनको एलिमिनेट कर देता हूँ कि देखता हूँ कि उस परिभाषा में कहीं संबंध या कुछ ऐसे शब्द से रिलेट करता हुआ लिखा हुआ है। यदि लिखा हुआ है तो फिर तो मैं इसे टिक मार दूंगा, अदरवाइज नहीं। तो जरा ध्यान दीजिएगा, इन्होंने कहा है कि समूह निर्माण के विभिन्न तरीके संयुक्त रूप से, संयुक्त रूप का मतलब होता है मतलब ज्वाइंट तरीके से, संबंध तरीके से बनाने के प्रयास, सामाजिक संरचना के जटिल प्रतिमानों का निर्माण करते हैं, और सामाजिक संरचना के विश्लेषण में सामाजिक प्राणियों की विभिन्न प्रकार की मनोवृत्तियां या रुचियों के कार्य को प्रकट करते हैं, है ना। इसका मतलब है कि समूह के बनने की विभिन्न तरीके, समूह के बनने के विभिन्न तरीके के संयुक्त रूप से सामाजिक संरचना कहा जाता है। बस इतनी बड़ी परिभाषा है। संयुक्त रूप को सामाजिक संरचना कहते हैं, संयुक्त रूप को सामाजिक संरचना कहते हैं, बस इधर ही आपको याद रखना है इसमें। ठीक है, तो ये परिभाषा बन जाती है मेकाइबर पेज की। बस यहाँ परिभाषा इतनी आपके लिए काफ़ी है। आगे चलिए, आगे देखते हैं। हालांकि और भी विद्वानों की यहाँ पे परिभाषाएं हैं, लेकिन हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए, अच्छा एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, सामाजिक संरचना की अगर मैं बात करता हूँ तो उसकी विशेषताएं क्या हो सकती हैं। समाज की संरचना करना है अगर आपको, तो उसकी विशेषताएं क्या, जरा एक बार विचार को प्रकट करिए। सोनल, किस तरीके से आप बताना चाहोगे, बताइए। सामाजिक संरचना, मैं बताता हूं, सामाजिक संरचना की विशेषता। अब देखो, विशेषता का मतलब समझते हो ना आप लोग, कि किसी के बारे में खास बातें बताई जा रही हो, खास उसका फीचर बताया जा रहा हो, है ना। जब फीचर बताते हो तो वही विशेषता हो जाती है। तो मेरे कहने का आशय क्या है कि समाज की अगर संरचना है तो सब जगह पे आपने क्रमबद्धता देखा है। तो मैं ये बात साफ शब्दों में कह सकता हूँ कि यह व्यवस्था किसकी, सामाजिक संरचना की, सामाजिक संरचना की व्यवस्थित क्रम विन्यास होता है। क्या ये बात सही होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? या व्यवस्थित क्रम विन्यास होता है या क्रम विन्यास है। तो जब भी संरचना की बात होती है तो वो क्रमबद्धता शब्दों को रिलेट करता है। ये हर एक परिभाषा में आप देख रहे थे, तो इसका मतलब बना कि ये जो भी काम करेगा क्रमबद्धता से काम करता है ना, ऊट पटांग तरीके से काम नहीं करता है, वरना वो संरचना का पार्ट बनेगा ही नहीं। तो पहली एक विशेषता। दूसरी एक विशेषता ये होती है कि सामाजिक संरचना का अगर आप देखो, मैंने कहा अगर क्रमबद्धता है, जैसे मैंने कहा मकान में ईंट की ज़रूरत पड़ती है, चूना की ज़रूरत पड़ती है ना, सीमेंट की ज़रूरत पड़ती है, लोहे लक्कड़ इत्यादि की ज़रूरत पड़ती है एक मकान को बनाने के लिए। इसका मतलब आप ये बात समझ पा रहे हो कि एक व्यवस्था है, इसका मतलब एक व्यवस्थित तरीके से है। तो क्या मैं ये बात कह सकता हूँ, जरा ध्यान सुनिएगा, मैं थोड़ा अपोजिट बोलूँगा, सामाजिक संरचना अखंडन व्यवस्था नहीं है। क्या ये बात सही होगी? सामाजिक संरचना अखंडन
अखंडन व्यवस्था नहीं है। क्या ये बात सही है विशेषता के रूप में, फीचर के रूप में? भाई खंडन व्यवस्था कर दूंगा तो इसका मतलब है कि अलग अलग भागों में कर दूं। जब मैं कह रहा हूं एक मकान बनाने के लिए हर चीज़ की सिस्टमैटिक ढंग की ज़रूरत होती है, तो अगर सिस्टमैटिक ढंग से है तो वो एक प्रकार से हम ये चीज़ें कह सकते हैं कि वो टूटा हुआ नहीं है, टूटा हुआ नहीं है। अखंडन करने की कंडीशन में यही दर्शाती है। अगर मैं कहता यहाँ पे खंडन व्यवस्था है तो वो सामाजिक संरचना है ही नहीं। खंडित क्रियाएं बेसिकली है ही नहीं सामाजिक संरचना में, ये बात ध्यान रखिएगा। और ये सामाजिक संरचना एक प्रकार से अस्थाई है, अस्थाई अवधारणा है ना सामाजिक संरचना। अंतः क्रियाएं इकाइयों का एक व्यवस्थित स्वरूप है। अंतः क्रियाएं जो भी होंगी, अंतः क्रियाएं, ठीक है, वो बेसिकली इकाइयों का व्यवस्थित स्वरूप होगा, इकाइयों का व्यवस्थित स्वरूप होगा, है ना, व्यवस्थित स्वरूप होगा। यही बेसिकली क्या कहलाती है, इनकी संरचनाएं कहलाती हैं। तो देखिए यहाँ पे सामाजिक संरचना के कुछ एलिमेंट है। एलिमेंट का मतलब तत्व होता है, तत्व का मतलब घटक होता है, घटक का मतलब अंग होता है ना। अब इसमें कौन कौन से एलिमेंट हैं, कौन कौन से तत्व हैं, ये भी जानना हम लोगों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा। तत्व में देखिए, जैसे अगर मैं कहूँ, एक नाम लेता हूँ आप लोगों के सामने, सामाजिक संरचना के तत्व बेसिकली ब्राउन महोदय थे, रेडक्लिफ ब्राउन। इन्होंने कहा था कि एक समूह होता है, एक सामाजिक संबंध होता है, संस्थाएं होती हैं, संस्कार होता है, हित होता है। हित का मतलब उसके पॉजिटिव क्रियाओं पर बल देना। जादू एवं भूत जो विद्या है वो भी रिलेट कराता है एक प्रकार से एलिमेंट का नाम, है ना। समाज सर प्रश्न पूछना था। जी, क्या कह रहे हो मैडम? सर ये जादू एवं भूत का आपने बोला, जैसे वो दुर्खिम का टोटमवाद है, इससे रिलेटेड है क्या कुछ? नहीं, इसमें नहीं, दुर्खिम का टोटमवाद वहाँ पे नहीं। जादू वगैरह में मैलिनोवस्की का नाम आएगा मैम, जी सर जी। मैलिनोवस्की का जी नाम आता है। तो टोटमवाद दुर्खिम का नाम आता है जहाँ उसने धर्म की बात की है ना, वहाँ नाम आएगा उसका, पवित्र और अपवित्र धर्म को लेकर। तो वो अलग अभी आपका बनेगा, यहाँ तो अलग का पार्ट है। तो यहाँ जैसे मैंने बताया आपको ना, एलिमेंट के रूप में। अब देखो एलिमेंट यहाँ पे लिखा हुआ, अभी आप आसानी से इसको समझ पाएंगे। जैसे एक है सामाजिक परिस्थिति। परिस्थिति का मतलब आप सब जानते हैं, हम लोग इसे कहते हैं एक प्रकार से स्टेटस, यही ना बोलते हैं परिस्थिति। अब देखो यहाँ आपको अगर मैं आपसे कहूँ तो काफ़ी चीज़ें हम लोगों का कवर हो जाता है परिस्थिति से। अपने अरस्तु की एक किताब आई थी पॉलिटिक्स करके, अरस्तु की किताब थी और वो किताब थी पॉलिटिक्स। उसमें परिस्थिति और भूमिका शब्द का प्रयोग किया गया था अरस्तु किताब में। लेकिन इसे वैज्ञानिकों ने, जैसे अगर मैं बात करूं, एक नाम आपने सुना होगा राल्फ लिंटन का नाम। किसका नाम? राल्फ लिंटन का नाम। पेपर में सवाल देखा होगा, इनका नाम वगैरह आता भी है, राल्फ लिंटन का नाम। इन्होंने परिष्कृत कर दिया अरस्तु के विचारों को। तो इन्होंने एक स्टडी ऑफ मैन किताब लिखा, आ स्टडी ऑफ मैन करके किताब लिखा सन 1920 में। और उसी किताब में इन्होंने परिस्थिति भूमिका पर विचार करने वालों में इनका नाम सर्वोच्च देखने को मिला। और साथ साथ जो सपोर्ट भी कर रहे थे, जैसे आर.के. मर्टन सपोर्ट कर रहे थे, हीलर सपोर्ट कर रहे थे, पार्सन सपोर्ट कर रहे थे, जॉनसन सपोर्ट कर रहे थे, किंग्सले डेविस सपोर्ट कर रहे थे, रेमंड मुर्रे का नाम आ रहा था, इत्यादि विद्वान थे। उन विद्वानों का नाम इस किताब में मिलता है कि इसके सपोर्टर हैं एक प्रकार से, ठीक है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ, राल्फ लिंटन विद्वान काफ़ी फेमस रहे हैं परिस्थिति के अंतर्गत, ठीक है। तो परिस्थिति बेसिकली होती क्या थी? परिस्थिति का मतलब ये था कि प्रत्येक परिस्थिति मतलब प्रत्येक स्टेटस एक विशेष प्रकार की भूमिका से संबंधित हुआ करती थी। एक कोई विशेष प्रकार की भूमिका थी, उससे संबंधित हुआ करती थी स्टेटस।
तो यहाँ जो एलिमेंट शब्द है ना, एलिमेंट जो शब्द है, उस शब्द में अगर हम बात करते हैं तो सामाजिक परिस्थिति एक प्रकार का क्या बनता है, एक तत्व बनता है। और सामाजिक परिस्थिति सामाजिक संरचना की सबसे छोटी इकाई मानी गई। परिस्थिति दो प्रकार की थी, एक प्रदत्त परिस्थिति थी और एक अर्जित परिस्थिति थी। मैं आपको बता दूं, परिस्थिति के प्रकार को तीन भागों में बांटने वाला अगर कोई विद्वान था तो वो राल्फ लिंटन था। अर्थात हम लोग इसे दो ही टाइप मानते हैं, एक प्रदत्त और एक अर्जित। नहीं तो अगर राल्फ लिंटन का नाम आता है तो वो तीन प्रकार का था। अच्छा, मीनिंग वही थी प्रदत्त और अर्जित का। प्रदत्त परिस्थिति का मतलब सिंपल सी बात होती है, जब समाज व्यक्ति की इच्छा को ध्यान में ना रखकर व्यक्ति के पद का प्रदान कर दे या व्यक्ति को एक पद प्रदान कर दे तो उसे प्रदत्त परिस्थिति कहेंगे। प्रदत्त परिस्थिति प्राप्त करने के आधार अग्रलिखित होते हैं। जैसे मैं आपको बता दूं, लिंग भेद, आयु भेद, नातेदारी, जन्म, शारीरिक विशेषता, जीवित प्रजाति, यह सारे जो एग्जाम्पल्स होते हैं वो प्रदत्त होते हैं। जो चीज़ें उसे मिली हुई हैं ऑटोमेटिक, आप ऐसा करें, जो सहज क्रियाओं के माध्यम से जो क्रियाएं मिली हुई हैं वो प्रदत्त हैं, वो अर्जित नहीं किया है, उसे तो ऑलरेडी नेचर ने उसको दे रखा है। लेकिन एक होता है अर्जित। अर्जित परिस्थिति व्यक्ति अपनी योग्यता से प्राप्त करता है ना, अपनी योग्यता के आधार पे। जैसे आपको नेट को एग्जाम, मान लो अगर गवर्नमेंट जॉब पानी है तो आपको सेट या तो नेट क्वालिफाई करना पड़ेगा, तो इसका मतलब आपने अर्जित किया वो, है ना, आपने वो क्या किया, अर्जित किया। ऐसे में आप ये भी कह सकते हो शिक्षा है, व्यवसाय है, राजनीति सत्ता है, विवाह है, ठीक है, उपलब्धियां हैं, ठीक है, ये सभी चीजें क्या कहलाती हैं, एक प्रकार से अर्जित परिस्थिति कहलाती है। लेकिन ये तो दो, एक राल्फ लिंटन ने तीन टाइप का बताया है। तीसरा जो उसका था उसका नाम रखा काल्पनिक परिस्थिति। काल्पनिक परिस्थिति का मतलब था कि परिस्थिति व्यक्ति की कल्पना पर आधारित होती है, अपनी इच्छा अनुसार काल्पनिक रूप से वो प्राप्त करता है ना, कल्पना के आधार पर प्राप्त करता है। तो जैसे बहुत लोग होते हैं खाली पुलाव पकाना, कल्पना कर करके अपनी एक अलग से दुनिया बना लेते हैं, ठीक है, उस चीज़ों को रिलेट कराता है काल्पनिक। तो इस राल्फ लिंटन ने कहा कि तीन टाइप के समाज में परिस्थिति या समाज के अंतर्गत जो है परिस्थिति देखने को। बात समझ में आ रही है नहीं, बताइए क्या कहते हो मृदुला मैडम, बताओ सही आ रहा है कि नहीं, समझ में आ रहा है कुछ? जी सर, आ रहा है। चलो फिर तो बहुत अच्छी बात है। अब देखो आगे आगे अगर बात करते तो एक रोल आता है सामाजिक भूमिका की मैडम। अब देखो ये भी एक एलिमेंट है, आपको ये बात समझ में आ गई कि एक परिस्थिति होता है और दूसरा भूमिका आता है। भूमिका का मतलब होता है रोल। अच्छा, मनोविज्ञान में भूमिका शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग करने वाला अगर कोई विद्वान था मैडम तो उसका नाम था G.H. मीड, है ना। माइंड, सेल्फ एंड सोसाइटी करके किताब लिखा था मीड ने, है ना, आपने सुना भी होगा मेरे से कई बार। और इसने जब वो माइंड, सेल्फ एंड सोसाइटी पुस्तक लिखी तो उस दौरान इन्होंने सामाजिक भूमिका को लेकर वहां पर जिक्र किया था। लेकिन समाजशास्त्र में इसका व्यवस्थित प्रयोग जो है करने वाला अगर कोई विद्वान है तो नाम क्या बनता है, राल्फ लिंटन। समाजशास्त्र में क्रमबद्ध तरीके से अगर किसी ने प्रयोग किया है तो। और सर्वप्रथम प्रयोग करने वाला विद्वान कौन बनता है, जॉर्ज मीड। दोनों बात को ध्यान में रखते चलेंगे तभी समझ में आएगा आपको, परीक्षा में टू द पॉइंट सवाल आते हैं। तो कहने का जो सर एक बार फिर से रिपीट करिएगा, मैं लिख नहीं पाया। सर, सामाजिक भूमिका शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग मनोविज्ञान में अगर किसी ने किया है तो वो नाम आता है G.H. मीड, जॉर्ज हर्बर्ट मीड का नाम। और समाजशास्त्र में इसी सामाजिक भूमिका का व्यवस्थित अगर किसी का प्रयोग किया है तो तब वहां पे किसका नाम आता है, व्यवस्थित प्रयोग, तो राल्फ लिंटन। राल्फ लिंटन। तो परिस्थिति के अनुसार व्यक्ति से जिस व्यवहार की आशा की जाती है उसे भूमिका कहते हैं। परिस्थिति के अनुसार अगर मैं बात करूं, व्यक्ति से जिस व्यवहार की आप आशा करोगे कि यही व्यवहार होगा, एम्बिशन कर रहे हो, आकांक्षाएं कर रहे हैं आप, तो उसे हम भूमिका कहेंगे। तो सामाजिक संरचना का यह एक महत्वपूर्ण तत्व है।
भूमिका का संबंध व्यक्ति के कर्तव्य और शक्तियों से हो गया। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि एक परिस्थिति धारण करने के कारण व्यक्ति जो कार्य करता है वह उस पद की भूमिका कहलाता है। जो कार्य करता है, वही बात देखो अभी बता रहा था मैं, एक व्यक्ति के जिस व्यवहार की आशा की जा रही है, यानी वो कार्य कर रहा है, तो जिस कार्य को वो करता है, ठीक है, जिस कार्य को वो करता है वह उस पद की भूमिका है, तो इसे भूमिका कहते हैं हम लोग, है ना। तो अनेक व्यवहारों की संपूर्णता से लिया गया है भूमिका को, है ना, ये बात आप ध्यान रखिएगा, रोल को। तीसरा, सामाजिक संरचना के अंतर्गत एलिमेंट आदर्श नियम होता है। सामाजिक संरचना का महत्वपूर्ण आदर्श नियम है। हमारा व्यवहार आदर्श नियमों के द्वारा क्या होता है, निर्धारित होता है। और ये बात सही है, हमारा व्यवहार तो भाई आदर्श नियमों द्वारा ही निर्धारित होगा सामाजिक संरचना में, इसलिए एक पॉजिटिव शब्द ये रिप्रेजेंट करता है आपका आदर्श नियम। तो ये था आप लोगों का एलिमेंट। अब यहाँ पे देखिए, अभी मैंने आपको थोड़ा सा विशेषताओं को लेकर यहाँ पर नोट किया था, सामाजिक संरचना की विशेषताएं, और वही चीज़ें बेसिकली यहाँ पर भी आ गई, सामाजिक संरचना की विशेषता। तो सामाजिक संरचना की विशेषता क्या होती है, अमूर्त होती है। सामाजिक संरचना की विशेषता क्या होती है बताइए, अमूर्त होती है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। और जो सामाजिक समूह होता है, सामाजिक समूह जो होता है वो मूर्त होता है, वो मूर्त होता है, और सामाजिक संरचना अमूर्त होती है। तो सामाजिक संरचना का निर्माण अनेक उपसंरचनाओं द्वारा होता है। सामाजिक संरचना की विभिन्न उपसंरचनाएं, परिवार हो गया, नातेदारी हो गया, समूह जाति हो गया, वर्ग हो गया, आर्थिक हो गया, राजनीतिक हो गया, धार्मिक संस्थाएं हो गई, ये सभी बेसिकली अनेक उपसंरचनाओं के द्वारा होती हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें होता है इसके अंतर्गत सामाजिक संरचना की जो है विशेषता में। देखिए अभी मैं आप लोगों को बता रहा था क्रमबद्धता को लेकर, तो देखो सामाजिक संरचना में क्रमबद्धता पाई जाती है। सामाजिक संरचना में समाज के बाल स्वरूप को प्रकट करती है। सभी इकाइयां, जैसे अगर हम बात करें जाति, धर्म, परिवार, विवाह आदि संरचना का एक प्रतिमान को प्रकट करती है, तो ये भी एक प्रकार से उसकी विशेषता का पार्ट माना जाता है। सामाजिक प्रक्रियाएं जैसे सहयोग हो गया, प्रतिस्पर्धा हो गया, संघर्ष आदि सामाजिक संरचना का महत्वपूर्ण पक्ष माना जाता है। प्रत्येक समाज की संरचना एक विशेष प्रकार की होती है। दूसरे शब्दों में प्रत्येक समाज की एक संस्कृति होती है जो दूसरे समाज की संस्कृति से भिन्न होती है। सांस्कृतिक भिन्नता के कारण विभिन्न सामाजिक संरचना में भी अंतर पाया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे कहा गया कि भारतीय सामाजिक संरचना रूसी और चीनी, जापानी और अमेरिकी सामाजिक संरचना बेसिकली भिन्न मानी जाती है। ये अलग अलग है, थोड़ा डिफरेंट है। आप अभी पढ़ेंगे सामाजिक संरचना के जब सिद्धांत, तो टालकाट पार्सन्स का एक नाम आता है, एक टालकाट पार्सन्स का नाम आता है, जो अर्जित सामाजिक स्वरूप उसका है ना, वो टालकाट पार्सन्स ने प्राचीन भारतीय और सामाजिक संरचना की श्रेणी का प्रतिमान रखा था। वहाँ पे दोनों जो है बेसिकली एक चीज़ से रिलेट करते थे, और एक सार्वभौमिक प्रदत्त स्वरूप था। टालकाट पार्सन्स ने एग्जाम्पल के तौर पर बताया था कि आधुनिक वैज्ञानिक समाजों को दिया गया है जिसमें दोनों प्रकार के वैल्यूज समावेश होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके के शब्द परीक्षा में भी मिलेंगे, अभी मैं दिखाऊंगा आगे आपको। तो जाहिर सी बात है, चाहे वो रूस की बात हो, चीन की बात हो, जापान की बात हो, अमेरिका की बात हो, कनाडा की बात हो, इत्यादि, है ना, अदर कंट्रीज़ की मैं बात कर रहा हूँ, तो उनकी संरचनाएं अलग होंगी, अपने देश की संरचनाएं अलग होंगी, सब एक दूसरे से अलग अलग संरचनाएं, है ना, समाज की संरचनाएं। सभी सामाजिक संरचना की इकाइयों के पद और स्थान समाज के पूर्व निर्धारित होते हैं और उन्हें एक दूसरे के स्थान पर बदला या प्रतिस्थापित नहीं किया जा सकता है, ठीक है, बात सही है। समाज की संरचना जो समाज में बनाई गई है वो उसी तरीके से चलेंगी। सामाजिक संरचना में स्थिरता होती है, फिर भी उसमें समय के अनुसार परिवर्तित होते रहते हैं। सामाजिक संरचना में संगठन और विघटन दोनों के तत्व पाए जाते हैं, संगठन का भी पाया जाएगा और अलग होने का क्रियाएं भी पाई जाएगी। सामाजिक संरचना की विभिन्न इकाइयों में परस्पर संबंध पाया जाता है और इन इकाइयों में संबंधों का निर्धारण सामाजिक नियमों, मूल्यों, प्रतिमानों और आदर्शों के द्वारा होता है। तो ये बेसिकली सामाजिक संरचना की विशेषता थी। कुछ और विशेषताएं हैं, ये चीज़ें आप देख सकते हैं। एक्सप्लेनेशंस जो है साधारण शब्दों में किया गया है ना, ये पीडीएफ में आपको मिल जाएगा। आगे बढ़ रहा हूँ, अब मैं सीधा नेक्स्ट पॉइंट पर लूँगा, सामाजिक संरचना के प्रमुख स्वरूप।
ठीक है। सामाजिक संरचना के प्रमुख स्वरूप, ये जो प्रमुख स्वरूप आप देख रहे हैं टालकाट पार्सन्स महोदय के, ये टालकाट पार्सन्स महोदय के सामाजिक संरचना के सिद्धांत है। ठीक है, सामाजिक संरचना के सिद्धांत। जरा मुझे बताइए कुल कितने प्रकार का सिद्धांत सामाजिक मूल्यों पर आधारित करके टालकाट पार्सन्स ने बताए हैं? बताइए। अरे भाई, हो कि नहीं हो? है सर। हो तो बोलो फिर। जय श्री पंकज सिंह, बताओ क्या होना चाहिए? मेरे हिसाब से आप लोगों को पता था कि टालकाट पार्सन जो प्रमुख स्वरूप है वही सामाजिक संरचना का सिद्धांत है। सार्वभौमिक सामाजिक मूल्य, विशिष्ट सामाजिक मूल्य, अर्जित सामाजिक मूल्य, प्रदत्त सामाजिक मूल्य, यही है चार, यही चार। तो जो सार्वभौमिक सामाजिक मूल्य, सार्वभौमिक सामाजिक स्वरूप है, यह सामाजिक से प्रथम स्वरूप सार्वभौमिक और अर्जित प्रकार के सामाजिक मूल्यों का समावेश। प्लीज म्यूट हो जाइए सर आप। तो वे मूल्य जो सभी पूरे समाज में पाए जाते हैं तो वो सार्वभौमिक हो जाएगा, और समाज के सभी सदस्यों पर लागू होगा तो इसका मतलब वो सार्वभौमिक हो गया। सिंपल शब्द है, बहुत इजी शब्दों में लिखा गया है कि पार्सन्स ने औद्योगिक समाज की संरचना इस प्रकार के प्रतिमानों का उदाहरण मानता है ना, जो बेसिकली सार्वभौमिक, जहां लगभग मैं कहूँ पूरे समाज पर लागू है ना, तो उन कंडीशन को आप यहाँ पे कहेंगे कि ये सार्वभौमिक सामाजिक मूल्य है। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। दूसरी बात अगर हम करते हैं विशिष्ट सामाजिक मूल्य, अगर एक तरफ आपका सार्वभौमिक है तो दूसरी तरफ विशिष्ट है, और विशिष्ट को एक नाम दिया गया प्रदत्त। इसको क्या दिया गया? विशिष्ट को एक नाम दिया गया प्रदत्त। प्रदत्त सामाजिक मूल्य या सार्वभौमिक प्रदत्त सामाजिक मूल्य या विशिष्ट सामाजिक मूल्य, आप ऐसे संबोधित कर सकते हो। तो सामाजिक संरचना में इस स्वरूप को सार्वभौमिक मूल्य तो वही होते हैं जिनका उल्लेख प्रथम प्रतिमान में है। प्रथम प्रतिमान मतलब ऊपर वाले में, लेकिन इसमें अर्जित मूल्यों का स्थान प्रदत्त मूल्य ले लेता है। ऊपर जो अर्जित होता था यहाँ पे अब उसने क्या किया? प्रदत्त ले लेता है। पार्सन्स ने इसी प्रकार के प्रतिमान का एग्जाम्पल आधुनिक वैज्ञानिक समाजों को दिया, जिसमें दोनों प्रकार के मूल्य को क्या बताया? समावेश होते हैं। इसका मतलब ये था कि ये मूल्य किसी समाज विशेष तक ही सीमित होते हैं, पर्टिकुलर। सार्वभौमिक, अब सार्वभौमिकता का मतलब सभी पर लागू, और किसी पर्टिकुलर पर लागू होता है तो विशिष्ट बन जाएगा वो। इस क्रिया में इसको बोला गया। तीसरा आता है अर्जित सामाजिक मूल्य, अर्जित सामाजिक स्वरूप। इस प्रकार के स्वरूप में सार्वभौमिक मूल्यों की अपेक्षा विशेष सामाजिक मूल्यों की प्रमुखता रहती है। सामाजिक मूल्य ना विशेष सामाजिक संबंधों पर आधारित होगा, ये वाला। तो कहने का मतलब यह है कि इन मूल्यों का संबंध व्यक्ति के प्रयत्नों द्वारा प्राप्त किए गए पदों से होगा, है ना, उसके पदों पर आधारित होगा। अर्जित हुआ ना, क्योंकि एक्वायर कर रहा है, वो प्राप्त कर रहा है। और एक प्रदत्त सामाजिक मूल्य होगा, ये वे मूल्य जिनका संबंध जन्म एवं परंपरा द्वारा निर्धारित हो। मतलब आप ये कह लीजिए रक्त संबंध स्थानीय समुदाय पर आधारित समूह पाए जा रहे हैं। विशेष प्रदत्त सामाजिक मूल्यों के संयोग से बनाया गया है ये प्रदत्त सामाजिक स्वरूप या उसकी वैल्यूज। ठीक है, तो ये नाम आपको ध्यान रखना है। अच्छा, ये किसने दिया है? ये चार टाइप का जो प्रदत्त स्वरूप सामाजिक संरचना के आप सिद्धांत, तो नाम क्या बताओगे? टालकाट टालकाट पार्सन्स के, बिल्कुल सही जवाब। एक चीज यहाँ पर आपके लिए ये चीजें स्पष्ट दर्शाएंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए ऊपर युक्त के मूल्यों के आधार पर समाज की संरचना का चार रूप बना। वही सार्वभौमिक प्रदत्त प्रतिमान, मैं साथ साथ बता भी रहा था आप लोगों को। एक सार्वभौमिक अर्जित प्रतिमान, एक विशिष्ट प्रदत्त प्रतिमान, ठीक है, विशिष्ट प्रदत्त प्रतिमान, और एक बन जाएगा यहाँ पे आपका ये मिश्रित अर्जित प्रतिमान।
है ना, मिश्रित। तो वही चीज़ें हैं जहाँ मैंने आपको अभी बताया है, सार्वभौमिक सामाजिक स्वरूप, सार्वभौमिक प्रदत्त स्वरूप, अर्जित सामाजिक स्वरूप और प्रदत्त सामाजिक स्वरूप, वही चीज़ें यहाँ पर भी प्रकट किया गया है। सर एक ठीक पूछनी थी, पूछिए, बताइए बताइए, क्या पूछ रहे हो मैम? ये मिश्रित अर्जित प्रतिमान को कैसे डिफाइन करेंगे? मिश्रित करने का मतलब मैम हुआ कि विशेष और प्रदत्त सामाजिक मूल्यों के संयोग से बना था, मतलब मिश्रण है ये। भाई आप प्रदत्त भी इन्वॉल्व कर रहे हो, अर्जित भी इन्वॉल्व कर रहे हो। मैंने कहा समाज की संरचना का अंतिम प्रारूप जो है विशेष और प्रदत्त सामाजिक मूल्यों के संयोग से बना है। इस प्रकार सामाजिक संरचना में रक्त संबंध हो गया, स्थानीय समुदाय के आधारित हो गया, उस पर विशेष हो गया। तो नैतिकता का महत्व तो इस प्रकार की संरचना पर विशेष बल देगा। ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब वही था, वहां पे विशेष यही हुआ है क्योंकि भाई उसने इन्वॉल्व कर लिया प्रदत्त को और विशेष को भी, दो चीजें इन्वॉल्व कर लिया ना, नहीं तो अलग अलग हम ऊपर पढ़ रहे थे, इसलिए मिश्रित हुआ वो, जी सर। है ना, नहीं तो अलग अलग पढ़ रहे थे। ठीक है, तो ये चीजें थी जहां बेसिकली आप लोगों को ये ध्यान रखना होगा। और एक रेडक्लिफ ब्राउन का भी सामाजिक संरचना का सिद्धांत रहा है, रेडक्लिफ ब्राउन का भी। रेडक्लिफ ब्राउन ने अंडमान द्वीप समूह पर निवासियों के सामाजिक जीवन का अध्ययन का प्रयोग किया है। अंडमान द्वीप समूह पर सामाजिक जीवन का अध्ययन करने वाला विद्वान का क्या नाम है? रेडक्लिफ ब्राउन। रेडक्लिफ ब्राउन। हाँ, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा, यहाँ पर मैं नोट कर देता हूँ। ठीक है, अंडमान द्वीप समूह के निवासियों के सामाजिक जीवन का अध्ययन का प्रयोग करने वाला विद्वान, करने वाला व्यक्ति रेडक्लिफ ब्राउन। ठीक है, ये आप नोट कर लो। ठीक है, आगे देखिए, सामाजिक संरचना के स्तर। एक हैरी एम जॉनसन का नाम आता है, हैरी एम जॉनसन सामाजिक संरचना के दो स्तरों का उल्लेख किया। पेपर में एक आता है बहुत इंपॉर्टेंट, और वो आता है प्रकारात्मक उप प्रणालियाँ, और दूसरा आता है एक संरचनात्मक उप प्रणालियाँ। दो टाइप के हैं यहाँ पे। ठीक है, और ये दोनों के नाम बेसिकली इंपॉर्टेंट है, दोनों के दोनों। ठीक है, दोनों इंपॉर्टेंट, ये बात ध्यान रखेंगे। तो समाज की प्रकारात्मक उप प्रणालियाँ अमूर्त होती हैं, जबकि संरचनात्मक उप प्रणालियाँ मूर्त होती हैं। प्रकारात्मक उप प्रणालियाँ अमूर्त और संरचनात्मक उप प्रणालियाँ मूर्त। मूर्त हम किसे कहते हैं? जो स्पर्श कर सके, जो दिख सके, उसे मूर्त कहा जाता है। जो जिसे देखा ना जा सके, जिसे छुआ ना जा सके, जिसे टच ना हो सके, तो उसे हम लोग अमूर्त कहते हैं, है ना। ये बात आपको ध्यान रखना होगा इनमें। ठीक है, तो यहाँ आपका ये पॉइंट होता है समाप्त। ठीक है, समाज की संरचना। अब उसके बाद आता है सामाजिक संरचना में यही पॉइंट थी जो मैंने अभी आप लोगों को बताए हैं। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे आप लोग, है ना। ये था सामाजिक संरचना। सामाजिक संरचना, ठीक है ना, क्लियर है? बता दीजिए बात, सामाजिक संरचना आप लोगों। क्लियर है सर। चलिए आज के लिए बस इतना ही रख लीजिए आप लोग ना। कल हम लोग देख लेंगे 2-3 टॉपिक इसमें से। ठीक है, संस्कृति, नेटवर्क, परिस्थिति, भूमिका, फिर पहचान, समुदाय, प्रवासी। 2-3 दिन क्लास है बस इस वाले में, 2 दिन। सर ये बोल रहा था सेकेंड यूनिट के सर शॉर्ट नोट्स तो मिल गए थे, पीडीएफ वैसे नहीं मिली सर। पीडीएफ नोट्स अभी नहीं मिले होंगे। ठीक, मैंने शेयर भी नहीं किया, वो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगे। ठीक है, एक साथ ही में भेजूंगा 2 और 3 का। ठीक है,
अच्छा, ठीक ठीक ठीक। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है ना।